वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जाम्पल पर। राइट, तो जैसा आप लोगों को पता है कि भाई हमारा एक सरप्राइज आने वाला है 14 जून दोपहर 3 बजे। तो ये बिगेस्ट सरप्राइज, ये सीधा यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा है फॉर द टेक्निकल बिगनर्स, फॉर द टेक्निकल बिगनर्स। तो दैट मीन जो अभी पास आउट हुए हैं, जिन्होंने अभी डिप्लोमा किया है, जिन्होंने अभी बीटेक किया है, दैट मीन्स वो बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग रह जाते हैं, भाई सर मैं किसी एग्जाम में 1-2 नंबर से रह गया, सर मुझे तो स्टेट का जेई बनना है, मुझे तो सेंट्रल का जेई बनना है, तो उस सपने को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। दैट मीन्स किस पर? वो हम आप लोगों को बताएंगे। बोला सर 14 जून दोपहर 3 बजे टेकपुर बाय एग्जाम्पल पर। राइट, तो चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अभी जो हमने मुहिम छेड़ रखी है, अभी जो हमने मुहिम छेड़ रखी है वो किसकी मुहिम है? इट इज द टारगेट एसएससी जेई की। किसकी मुहिम है बेटा? टारगेट एसएससी जेई की। तो आपको टारगेट एसएससी जेई, दैट मीन्स आप लोगों को पूरा करना है। हम क्वेश्चंस आंसर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सामने जो ये हम लोग देख रहे हैं वो कितने बजे है? आपका दोपहर 3 बजे 14 जून को। तो 14 जून दोपहर 3 बजे आना ना भूले, ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कार्रवाई को आगे लेकर। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर आंसर करेंगे। तो दैट मींस क्वेश्चन में एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए और पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। The relation ds is equals to dq by t, where S represents entropy, Q represents heat, and T represents temperature absolute, holds good in which one of the following process। यानी जो आपका ये आपके सामने ये जो दिया हुआ है रिलेशन, दैट मीन देयर इज अ ds is equals to dq by t, ये किसके लिए है? irreversible process only, irreversible process only, both reversible and irreversible process, and for the all real processes। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? क्या आपका आंसर होना चाहिए? बोला सर इट इज वेरी गुड, शाबाश। बोला सर इट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। किसके लिए होगा बेटा? इट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली, सिर्फ रिवर्सल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और उसका आंसर करो। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चाहे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज को ले लूं, चाहे आपका यूपी का टेक्निकल का पेपर लगा लो, चाहे हमारे हरियाणा का पेपर लगा लो, यानी एई के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। और आजकल तो दैट मींस एसएससी जेई का भी लेवल ऐसा हो गया है कि वहां भी पूछ लेते हैं। राइट, चलिए, तो द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम undergoing a reversible process is given by S2 minus S1 is Cp minus Av ln V2 by V1। it is for, देखो आप लोगों को मैंने 3 इक्वेशंस बताई होंगी जब हम लोगों ने देखा था कि द एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। तो ऐसे सबसे पहली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी होगी, बोला सर S2 minus S1 is equals to Cv ln T2 by T1 plus R ln V2 over V1। याद है सबको? एक और इक्वेशन आपने लिखी होगी, S2 minus S1 इज Cp ln T2 by T1, यहां पर माइनस आएगा, R ln P2 by P1। राइट, अब देखो, अब ये दो इक्वेशन, एक और इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसमें दिया हुआ है Cp माइनस CVR। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, अगर मैं कहूं R को मैं Cp माइनस CV लिख सकता हूं, R को मैं Cp माइनस CV लिख सकता हूं। सर डेफिनेटली लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि इट इज फॉर आइडियल गैस। राइट, ठीक है, तो R आ गया। अब देखो, अगर मैं CV ln T2, अगर मैं इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल दूं तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा,
ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू ln V2 बाय V1। तो देखो बेटा आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस अंडरगो एन आइडियल इक्वेशन, बिल्कुल गलत। आइसोथर्मल प्रोसेस अंडरगोज बाय एन आइडियल गैस, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और ऑप्शन देखो, कोई और भी ऑप्शन होता है गोला करने से पहले, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बिल्कुल गलत, आइसोबारिक बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन मेरा हो जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन हो जाएगा मेरा बॉम्बे। सेम एज मेरा बच्चा वो नीचे वाली इक्वेशन में भी कर देता है। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर आया माइनस का आर एल एन P2 ओवर P1, राइट, P2 ओवर P1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम आपको, कैसे, बोले सर P1 बाय P2। तो कई कई के अंदर बेटा ऐसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डिपेंड करता है वो जैसा पूछे हम लोग वैसा कर सकते हैं, राइट ना। शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग गुड मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। हरी अप, मूव टू द नेक्स्ट। इफ द वैल्यू ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, ये जो इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है साइकिल, CYCLE, सॉरी, इज द साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल। तो इज ग्रेटर देन जीरो, देन द नेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल और इम्पॉसिबल। तो देखो बेटा क्लॉसियस इनइक्वालिटी को याद करो, क्लॉसियस इनइक्वालिटी को जरा कोई याद करेगा, बोले सर क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती, क्लॉसियस इनइक्वालिटी ये कहती द समेशन ऑफ डेल क्यू बाय टी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये कहता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो बोला सर लेस देन किसके लिए, इक्वल टू किसके लिए, तो बेटा लेस देन है तो वो किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए, किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए। और अगर मैं बोलूं इक्वल टू, वो किसके लिए हो जाएगा, रिवर्सिबल के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल के लिए। और बोला सर ग्रेटर देन है, तो क्लोसियस ने तो ग्रेटर देन को तो बताया ही नहीं था, क्लोसियस ने सिर्फ बताया था अगर लेस होगा ये तो इरिवर्सिबल साइकिल होगी, इक्वल टू होगा तो रिवर्सिबल। तो दैट मींस ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे ग्रेटर देन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बोला सर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए शाबाश, वेरी गुड, नेक्स्ट। चलिए यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, आपको खुद से इमेजिन करने हैं ऑप्शन, फिर आपको बताना है। चलिए हरी अप, which of the following represent the slope of constant pressure line on TS diagram, इनमें दैट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है तो उसने आपको क्या बताना है, आपको बताना है कांस्टेंट प्रेशर लाइन स्लोप ऑन टीएस डायग्राम, राइट। देखो तो मैं आपको दोनों बता देता हूं भाई, dt बाय ds इज इक्वल्स टू t अपॉन में cp, एक हमारा हो जाएगा dt बाय ds, एक हमारा हो जाएगा t अपॉन में cv। ये बेसिकली बेटा आप लोगों ने दो स्लोप्स पढ़े होंगे, तो ये कौन कौन से स्लोप हैं, तो इस स्लोप की मैं बात करूं बेटा, ये आपका क्या है, इट इज द आइसोबारिक स्लोप, ऑन टीएस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, किस क्या है ये, आइसोबारिक स्लोप। ये क्या है भाई, ये हम लोग कहेंगे इट इज द आइसोकोरिक स्लोप, ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज द आइसोकोरिक स्लोप, ठीक है, हो गया। अब हम लोगों को बात करनी है सर इनमें से स्लोप कौन किसका ज्यादा होता है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा इसके अंदर आप कह दोगे कि हमारा जो ये t अपॉन में cv है इज ग्रेटर देन क्या होगा, इज इक्वल्स टू t अपॉन में cp, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप इज मोर देन द कांस्टेंट प्रेशर स्लोप। अब कहोगे सर व्हाई, बिकॉज मेरा बच्चा हम लोग देखते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv, जब Cp Cv से ज्यादा है तो आप देख रहे हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इसको वैल्यू को ये कम कर देगा, ये वैल्यू को ज्यादा कर देगा। इसी में सेम क्वेश्चन बेटा आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है, सपोज दैट आपको क्या करे, ऐसे डायग्राम दे दे, ठीक है, मैं कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको डायग्राम दे देगा, इस तरीके का डायग्राम दे देगा, राइट,
अब आपसे पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप है। जैसे इसको बोला इसने 1, इसको बोला इसने 2, ये आपको बना दिया टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। ये पूछ ले कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप है, तो आप क्या बताओगे? तो सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो बोले सर हम कह देंगे कि यहां से हमने एक लाइन खींची, ये यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, तो हम लोग स्लोप साफ साफ देख पा रहे हैं सर। ये मेरा थीटा है कम, ये मेरा थीटा है ज्यादा। इसको बोले मैंने थीटा 1, इसको बोल दिया मैंने थीटा 2। तो आप देख सकते हो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो थीटा 1 इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका? बोले सर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट प्रेशर, राइट? गॉट इट ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए शाबाश। ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा। When a system undergoes a process such that dq by t is equals to 0 and ds is greater than 0, the process is। तो प्रोसेस आपका क्या है? अगर आपका dq by t 0 हो, ds is greater than 0 हो, तो बेटा साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है भाई ds अगर मेरा 0 होगा, अगर हम लोग कह दें भाई ds अगर मेरा 0 है तो परफेक्ट है कि बोले सर एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट? कैसे? देखो मेरा बच्चा, अगर मैं डेल्टा एस इसको लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ना S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन 0, राइट? तो मैं क्या कहूंगा S2 माइनस S1, तो S1 क्या सॉरी तो मैं क्या लिखूं? इस S1 को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो गया? S1 इज ग्रेटर देन S2। यानी ड्यूरिंग प्रोसेस अगर आप 1 से लेके 2 जा रहे हैं, 1 से लेके आप 2 जा रहे हैं तो एंट्रोपी 2 पे ज्यादा है, 1 पे कम है। तो यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज एंट्रोपी इंक्रीजिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजिंग। और जब किसी प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो आप उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर इररिवर्सिबल बोलते हैं। तो भाई इसको सीधा हम लोग बोल देंगे इट इज द इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इट इज इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। डेल्टा एस को देख के ही दैट मीन सिंपल हो गया कि सर इट इज इररिवर्सिबल एडियाबैटिक, राइट? शाबाश। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। बोला सर ये तो बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन है, इसको तो हम सेकंडों में कर देंगे। ये तो बिल्कुल लल्लू लाल क्वेश्चन है, इसको तो हम सेकंडों में कर देंगे। कैसे सेकंडों में? देखो, एन इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 900 केल्विन एंड T2 एंड द अदर इंजन कर्विंग बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन। इफ द बोथ टू डू द इक्वल वर्क द वैल्यू ऑफ T2 विल बी। ठीक है, याद आ गया? बोला सर बिल्कुल, कुछ लोगों ने तो कर भी दिया। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। तो सबसे पहली बात कर रहा है इक्वल वर्क। तो भाई इक्वल वर्क अगर मेरा है तो मैं किसके पास जाऊं? जर्नल मैनेजर के पास या असिस्टेंट मैनेजर के पास? बोला तो सर हम असिस्टेंट मैनेजर के पास जाएंगे, वर्क इक्वल है तो मेरे पास कितना हो जाएगा? बोले सर 900 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, 1300। तो कितना हो गया? बोले सर 650 केल्विन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है। अब अगर सेम क्वेश्चन के अंदर हमको वो क्या बोल देता कि भाई एफिशिएंसी आर इक्वल, एफिशिएंसी जब इक्वल होती है तो हम किसके पास जाते हैं? जर्नल मैनेजर के पास। जर्नल मैनेजर का मतलब ज्योमेट्रिक मीन T1 is to T3। तो कितना आ जाएगा? बोला सर 36, ये आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 का रूट निकालोगे तो बेटा मेरा कितना आ जाएगा? इस 600 केल्विन। तो जो T2 है वो आपका क्या आया? एक में 650, एक में 600। तो ये आपका कब होगा? जब एफिशिएंसी इक्वल होगी। वेरी सिंपल है बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। हरियम। शाबाश शाबाश शाबाश। A machine consists of two cycle, topping cycle and bottoming cycle, coupled in series
if the efficiency of these cycle respectively are 30 degree and the 20 degree, not degree, 30% and 20%, then overall combined efficiency of the machine will be, ओवरऑल कंबाइंड एफिशिएंसी विल बी। तो बेटा हम लोगों को बोला है कि भाई ओवरऑल एफिशिएंसी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे ओवरऑल फाइंड आउट करनी है तो आप कहेंगे कि बोले सर एफिशिएंसी 1 प्लस में एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 इनटू एफिशिएंसी 2। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने देखे सर कई बार रिपीट हो चुके। बेटा रिपीट करने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नाउ डेज भी ऐसे क्वेश्चन देता है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक और बात, दूसरी बात, जैसे अब यहां से आपको न्यूमेरिकल दे दिया, अब मैंने जैसे फॉर्मूला आपको लिखा, हो सकता है वो आपसे थ्योरेटिकल फॉर्मूला ही पूछ ले कि भाई ऐसे ऐसे दो साइकिल हैं आपकी, दो रिवर्सिबल साइकिल हैं और दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है, दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो उसकी कंबाइंड एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला देके भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा एफिशिएंसी 1 माइनस एफिशिएंसी 2 इज इक्वल्स टू दिस। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आया, 320 माइनस 30 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इट इज 44 डिग्री सेल्सियस। कईयों को तो आंसर भी याद होगा, नहीं, इज 44% इज द करेक्ट आंसर, राइट ना, बोलो सर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखता हूं मैं कितने लोग कर सकते हैं। हरिया पहले बड़ा कर दिया, इसके लिए पढ़ लो, फिर मैं इसको छोटा करके फिर मैं, तो मुझे स्पेस चाहिए, राइट। चलिए चलिए भाई, अब ये देख के मत हो जाना सर एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं आप तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ले आए, लो भाई काट देता हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज, बस ऐसा नहीं है। आजकल जब इंजीनियरिंग सर्विसेज आ गया तो उसमें भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप एसएससी जेई आपके भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर दोनों में अलाउ नहीं है, तो भाई लेवल तो मैं एक ही समझूंगा ना, लेवल तो मैं एक ही समझूंगा ना, बिल्कुल। चलो किया किसी ने, सबसे बड़ी बात, चलो इसके अंदर देखो बेटा हम देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो बात आती है वो ये आती है कि सर इसमें हमको क्या निकालना है, एंट्रोपी जनरेशन। कई लोग बोल रहे होंगे सर एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन का मतलब दैट मींस देयर इज एंट्रोपी ही आपको फाइंड आउट करनी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात बेटा एंट्रोपी हम लोगों को, मैंने आप लोगों को तीन तीन चीजों की एंट्रोपी बताई। एक हम लोगों ने देखा एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स, एक हम लोगों ने देखा एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स और एक हम लोगों ने देखा एंट्रोपी ऑफ गैसेस। तो मेनली जो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं वो एंट्रोपी ऑफ गैसेस का देखते हैं। क्यों सर, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव, तो फ्री टू मूव होंगे तो वो क्या करते हैं, इधर उधर तितर बितर होते रहते हैं। तो अब इसके अंदर अब यहाँ उसका नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने लिखा S2 माइनस S1 इक्वल्स टू CpLn CvLn T2 by T1 S, वो कर सकते थे, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर द सॉलिड्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर द सॉलिड्स, राइट। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई, लिक्विड्स की बात कर रहा है, लिक्विड्स की बात करो। तो मेरा बच्चा मैं फॉर्मूला लिखूंगा, हम निकालने हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा McLn T फाइनल ओवर T इनिशियल, McLn T फाइनल ओवर T इनिशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दो, ये आपका किसका है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स। अब कई लोग बच्चे बोलते हैं, बोले सर सॉलिड की एंट्रोपी अगर आ जाए तो सपोज दैट यहाँ पर कोई एप्पल आ जाए, कोई अमरूद आ जाए, आपका कोई आइस क्यूब आ जाए, तो मेरा बच्चा तो भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज दिस, ये फॉर्मूला जो है इट इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, यानी अगर आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों की एंट्रोपी निकालनी है तो आप इस तरीके से इसी फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। अब देखो सारी चीजें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। M नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, 1 मान लेते हैं, M नहीं दिया हुआ 1 मान लो, C दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 5। अब हमको निकालना है Ln T फाइनल कितना है, 600 डिवाइडेड बाय 300, यही आएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 into 5 इंटू वॉइड, बोला सर Ln2। अब कहोगे सर Ln2 की वैल्यू तो हमको याद नहीं है, अरे मेरा शेर उसने ये दे रखी Ln2 की वैल्यू, ये तो क्या करना है, 5 इंटू 0.693 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बोला सर 3.469 जूल पर केल्विन। गॉट इट, गॉट इट ना,
बोला सर हाँ। तो 3.465 जूल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर राइट ना। सिंपल सा क्वेश्चन मेरे बच्चे। चलो अब देखो एक और ब्रह्मास्त्र वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया। छोटा भी करूंगा तो भी पढ़ लोगे तुम, अब तो तुम्हारी आंखें तेज हो गई हैं बोला सर कर करके। चलो अब बढ़ो आगे। चलिए a refrigeration unit has a COP of 4 and extracted 10 kilojoule heat from the cold reservoir. If this machine work as a heat pump, then how much heat will be delivered to the environment? देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ रेफ्रिजरेटर का। भाई ये आपका है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन द टू रिजर्वोयर। दैट मीन्स ये हम लोग बोल देते हैं इट इज द लो टेम्परेचर, और ये हम लोग बोल देते हैं इट इज द हाई टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है भाई, लो टेम्परेचर में से हीट को एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ वर्क। विद द हेल्प ऑफ वर्क क्या कर देता है, सराउंडिंग को चेप देता है, यानी ये हम लोग कह देंगे इट इज द हीट रिजेक्टेड राइट। यही होगा बोला सर हाँ। तो हीट रिजेक्टेड आप लोगों को पता है किसके अंदर होती है, बोला सर इट इज इन कंडेंसर। और ये किसके अंदर हो जाएगी, बोला सर इट इज इन इवापोरेटर। और ये आपने क्या दे दिया, बोला सर इट इज द वर्क इनपुट राइट। अब ये देखो क्या कह रहा है, सीओपी 4 है, 10 किलो जूल निकाल रहा है। अब वो कह रहा है कि हीट पंप है तो हमको क्या करना है। तो हीट पंप में बात पूछ रहा है क्यूसी की। देखो बेटा सिंपल सी बात है, आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र याद होगा जिसको हम बोलते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP of the refrigerator is equals to 1 over efficiency right। बट इसको लगाने के भी सबसे बड़े झमेले हैं, इसको लगाने के भी सबसे बड़े झमेले हैं। क्या झमेले हैं ये बता सर, ये जो लगेगा कहां लगेगा, बोले सर फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट्स। सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटर, आप ये पहले रेफ्रिजरेटर था फिर हीट पंप बना, तो टेम्परेचर लिमिट तो इसने चेंज नहीं किया ना, सेम टेम्परेचर लिमिट्स, तो तब ये लुक जाएगा। तो इसका मतलब लग जाएगा। तो देखो 4 है तो मैं कहना चाहूंगा मेरी सीओपी ऑफ हीट पंप 5 आ जाएगी, सीओपी ऑफ हीट पंप 5 आ जाएगी बिल्कुल। अब आपको पता है कि भाई हमारा जो हीट पंप है क्या करता है, बोला सर हीटिंग इफेक्ट देगा। तो यहां पर आप लिख दोगे हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय अपॉन में, बोला सर देयर इज अ वर्क इनपुट। क्लियर। अब वर्क इनपुट बोला गुरुदेव हम कहां से निकाले, वर्क इनपुट आप इससे निकालो सीओपी 4, सॉरी नॉट सीओपी 4, ठीक है 4, और ये मेरे पास क्या आ गया कोल्ड रिजर्वर। इट इफ मशीन वर्क एज 10 किलो जूल ऑफ वर्क इज वर्क एंड एक्सट्रैक्टेड 10 किलो जूल हीट फ्रॉम कोल्ड। तो यहां पर आ जाएगा 10, आपको निकालना है क्या वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट आपका क्या आ गया 10/4। तो भाई ये आप यहां पुट करोगे तो आपका हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। कैसे आ गया 10/4, तो आप ले जाओगे 5 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा 4, यही होएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो सर बिल्कुल यही होएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2, तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट 12.5 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, गॉट इट मेरा शेरा, गॉट इट ना। बोले सर हाँ। तो ये कितना आ गया, बोले सर 12.5 आ गया। चलो मैं आगे, ठीक है। सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताया, ब्रह्मास्त्र बहुत जगह आपका काम आता है बेटा, ब्रह्मास्त्र जो है बहुत जगह आपका काम आता है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं। हरियम ठीक है, आपको यहां पर करेक्ट देखना है कि भाई करेक्ट कौन सा है। चलिए मैं हटा दूं एक बार इसको।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ धार्मिक। करेक्ट भी देखना है और किसके हिसाब से, सेकंड लॉ के हिसाब से आपको देखना है। चलो पहला पढ़ो। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। करेगी, ऑब्वियसली बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। फॉर द एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे पढ़े। ds by dq by t is constant temperature, बिल्कुल गलत है। efficiency of the Stirling cycle is more than that of Carnot cycle, बिल्कुल गलत है। और de is equals to del प्लस में del w, बिल्कुल गलत है। तो पहला ही ऑप्शन क्या आ गया आपका, करेक्ट हो गया। क्लियर है। अब कहोगे सर नीचे वाला, भाई नीचे वाला तो ऐसे होता तो सही होता, del q is equals to de प्लस में del w, तो ये क्या था, माइनस में जाता तो करेक्ट होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है। दूसरा ये वाला देखो, एफिशिएंसी ऑफ स्टिरलिंग और कार्नोट। स्टिरलिंग साइकिल और कार्नोट साइकिल आर द रिवर्सिबल साइकिल, दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ बोथ द साइकिल्स आर सेम, तो ये भी गलत है। और ऊपर वाला कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं, इट इज फॉर रिवर्सिबल साइकिल, राइट। तो टेम्परेचर तो होता ही है, हमको बोलना क्या है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग करते हैं। हरी अप। Assigning the basic dimension to mass, length, time and temperature respectively, what is the dimension of entropy? What is the dimension of entropy? जल्दी से बताओ। देखो बेटा, एंट्रोपी की अगर मैं कहता हूं तो आपके सामने है डेल्टा S इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल Q बाय T, राइट। तो इसकी यूनिट आपकी क्या कह देंगे, बोलो सर इट इज जूल पर केल्विन। जूल को हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर पर केल्विन। ठीक है, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज ml2 t-2, तो L आ गया, ये आपका क्या हो गया, दैट मींस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, इट इज ml2 t-2 एंड थीटा -1। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा वॉल्सर चेन्नई। सिंपल है, सिंपल है। ऐसे ही अगर मैं एंथैल्पी को लिखूं तो एंथैल्पी देखो, एंथैल्पी हमारी क्या होती है, इट इज एन अगेन जूल। अगेन जूल क्या आ जाएगा, अगेन न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या हो जाएगा, बोलो सर दिस ml2 t-2, ये आपकी किसकी हो जाएगी, एंथैल्पी की हो जाएगी। गॉट इट ना, बोले सर हाँ, ठीक है, इट इज इन जूल। ठीक, चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर आओ। हरी अप। For a heat engine operating on Carnot cycle, for a heat engine operating on a Carnot cycle, the work output is 1/4 of the heat transferred to the sink. The efficiency of the engine is। अच्छा क्वेश्चन है, घुमा दिया और मैं खुद कहता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार आप लोगों को करवाया है। चलो देखते हैं लोग कितना आंसर बताएंगे इसका। सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ द इंजन आपको फाइंड आउट करना है, चलो करिए। चलो देखो, गिवन क्या कहता, ये कहता है इस W नेट प्लस सर हमारे पास है, इट इज QR/4, यही बोल रहे ना। तो वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिंक। भाई सिंक को तो हम हीट रिजेक्ट ही करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब W नेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, QS माइनस में QR इज इक्वल्स टू व्हाट, QR/Q4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं बोलूं, अब मैं QS को उधर, QR को उधर ले जाऊं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, बोला सर देयर इज अ 5/4 QR। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोला सर हाँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि दैट मींस देयर इज अ QR/QS, इसको मैंने यहां लिख दिया QR/QS, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इट इज 4/5।
यहां तक चीजें क्लियर हैं? लिख सकता हूं इट इज 4/5? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देख लो मेरे बच्चा, एफिशिएंसी ऑफ ए रैंकाइन साइकिल व्हाटएवर जो भी साइकिल है, बोले सर इट इज 1 माइनस QR/QS। बस क्या हो गया, 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5, तो कितना आ गया, इट इज 1/5, और 1/5 कितना हो जाएगा, इट इज 20%। बोलो हाँ या ना? बोलो सर आंसर इज 20 20 20। कुछ लोग तो 40 के चक्कर में भी थे ना? पक्का बोलो। देखो सारी चीजें एक होती हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जामिनर की चाहत को पकड़ ली, उसके बाद आपको गिवन जो है उसको यूज करना, उसके साथ खेला करना है, उसके साथ खेला करना है। जब उसके साथ खेला करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। मैंने खेला, सिर्फ एक चीज पकड़ ली मैंने कि वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू सिंक। मैंने सारा खेला आपके सामने बना दिया। तो मुझे चाहत पता थी, चाहत का फॉर्मूला मुझे पता था, फिर खेला लगाया, खेला करके बिल्कुल सिंपल हो गया। यही ना? तो बस ये ध्यान रखो, चीजों को समझोगे, जितना टाइम एक क्वेश्चन को दोगे उतना आपको समझ में आएगा। लेकिन ये नहीं कि पेपर में बैठ के उसको टाइम दिए, टाइम देने का पेपर छीन लेगा इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर पेपर छीन लेगा, फिर करते रहना सर सर ने बोला था, सर ने बोला था। ठीक, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हरिओम। An inventor states that his new conceptual engine, while operating between temperature limits of 377 degrees Celsius 27 degrees Celsius, will reject 50% of the heat absorbed from the source. What type of the cycle will this engine have? Carnot, Stirling, impossible और possible। आपसे पूछ रहा है इन चारों में से ये कौन सा है? हरी आप देखो, अब सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, जब हम लोगों को ये बताना है कि वो पॉसिबल और इम्पॉसिबल है, ठीक है? देखो हमेशा क्वेश्चन को घुमा करो। अगर आपको साइकिल से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक ये पूछेगा कि ये जो साइकिल है इट इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल, जैसे ये आपके सामने है, और एक पूछेगा कि साइकिल इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। साइकिल पूछेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो अगर वो साइकिल पूछे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो बेटा आप हेल्प लेना क्लोसियस इनइक्वालिटी की। अगर वो पूछे कि साइकिल इज रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है तो आपको हेल्प लेनी है क्लोसियस भाई साहब की, ठीक है? चचा कोलोसियस काम आएंगे वहां। कौन काम आएगा? चचा क्लोसियस, ठीक है? अब हम लोग बात करें कि सर अब ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल जब बात होती है, तो बेटा हम लोग जाएंगे किसके पास? किसके पास? बोले सर, वो सर चचा कार्नोट के पास। कौन? चचा कार्नोट। कौन होंगे? चचा कार्नोट, ठीक है? तो चचा कार्नोट ने क्या कहा था कि रिवर्सिबल और ग्रेटर देन इरिवर्सिबल इज पॉसिबल, बस, ठीक है? अगर एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल आती है तो वो पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को पता है एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल आप कैसे निकालते हो? पता है? बिल्कुल पता है। तो बोला सर हम लोग कह देंगे इट इज 1 माइनस टीएल अपॉन में टीएच। टीएल आपका हो गया 300 और टीएच निकाल लो, 377 273 भाई 7 3 10 7 5 5 और 1 6 650। ये आएगा ना पक्का? देखो 7 3 10 7 7 14 15 15 और 3 3 6, ठीक? तो भाई ये से ये गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना? 3 से कट जाएगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। तो ये आ गया 5 6 30 5 13। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 7। तो 7/13 कह दो इसको, 7/13 कह दो इसको। बोला सर हाँ 7/13। तो 7/13 का मतलब मैं कह सकता हूँ 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, 13 चौक 72, सॉरी 13 चौक 92, 13 चौक 52, 13 पंजे, सॉरी फिर से
कि देखो 13 13 13 26 13 39 13 चौक 52 13 पंजे 65, तो 13 पंजे 65 है तो ये आ गया 65, फिर आपका 5 आ गया, 13 चौक 52 भी नहीं होगा, 13 39, तो 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इट इज 53, राइट, इट इज 53, तो ये आपका आ गया, इट इज 53% मान के चलो। चलो एक बार कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा था, मैं एक बार कैलकुलेटर से कर लूं, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से 53 होना चाहिए, वेट 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 वेट, कई बार थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाती है, हाँ 53.8, ठीक है, 53% आपका आगे यही आएगा ना, 30 बटे भाई 5 छंगा 30, 5 का 5 5 15, राइट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर अब हमको निकालना है इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में क्या निकाले, इट इज 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस, तो बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आर बाई क्यू एस, तो क्या कह रहा है, विल रिजेक्ट 50% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड, अरे यार इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बोलो सर 50%, तो देखो रिवर्सिबल ज्यादा है, रिवर्सिबल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो हम लोग कह देंगे पॉसिबल इज पॉसिबल, क्या गया, बोले सर इट इज पॉसिबल, गॉट इट ना, ठीक है। तो भाई आप ऑब्वियसली बात है, रिवर्सिबल आपका कितना आया 53%, इरिवर्सिबल आपका कितना 50%, ये ग्रेटर है तो क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है, बोल सर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, increase in entropy of a system represent, increase in entropy of a system represent increase in availability of energy, increase in temperature, decrease in pressure and degradation of energy। तो सर ऑप्शन हम क्या कह देंगे, एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो हम लोग कह देंगे एनर्जी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब एफिशिएंसी उससे क्या मिलेगी, घट जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट पर आइए, continual motion of a movable device in the absence of friction, continual motion of a movable device in absence of friction violates of first law of thermodynamics, violates of second law of thermodynamics, it perpetual motion machine of second kind, in perpetual motion machine of third kind। तो बेटा इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा सेकंड, ठीक है। तो परपेचुअल मोशन मोशन ऑफ थर्ड काइंड, यानी फ्रिक्शन अगर ना हो तो वो क्या करते रहे, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी, उसको हम बोलते हैं पीएमएम थर्ड, ठीक है। अब पीएमएम टू क्या होती है, पीएमएम टू क्या होती है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, बोलो सर 100%, पीएमएम टू क्या होती है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%, राइट, ठीक है। वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कौन वॉयलेट करता है, पीएमएम वन, पीएमएम वन जो है वो क्या करती है, फर्स्ट लॉ को वॉयलेट करती है, सेकंड लॉ को कौन वॉयलेट कर देगी, दैट मींस देयर इज अ पीएमएम वन, पीएमएम टू इज इफ पॉसिबल, पीएमएम टू इफ पॉसिबल, अगर पीएमएम टू पॉसिबल हो जाती है तो वो क्या करेगी, सेकंड लॉ को वायलेट कर देगी, गॉट इट ना, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, for a given temperature T1 as the difference between T1 and T2 increases the COP of the Carnot heat pump। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, गिवन टेम्परेचर T1, ये कह रहा है T1 इज फिक्स्ड, T1 इज फिक्स्ड, अब कहेंगे सर T1 को मैं हाई मानूं क्या मानूं, तो बेटा ये हाई टेम्परेचर है, तो देखो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू व्हाट, T1
अपॉन में T1 माइनस में T2। तो ये क्या कह रहा है, इट इज फिक्सड। क्या है ये, इट इज फिक्सड। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट, बोला सर T1 माइनस T2, दैट मींस देयर इज अ डेल्टा T। अब देखो, इफ डेल्टा T इज इंक्रीजिंग देन COP लुढ़क जाएगी, COP लुढ़क जाएगी, और डेल्टा T अगर डिक्रीज करती है तो COP मदमस्त हो जाएगी, राइट। तो देखो क्या कह रहा है, COP of the Carnot heat, if the difference between T1 and T2 is increasing, T1 increasing, तो COP क्या करेगी, लुढ़क जाएगी। क्या करेगी, लुढ़क जाएगी। लुढ़क जाएगी का मतलब बोला सर डिक्रीजेस। सिंपू, हाँ भाई सिंपू है ना ये, सिंपू है ना ये, बोला सर बिल्कुल सिंपू है। तो सिंपू है तो आगे करो इसको। बिल्कुल सिंपू है गुरुजी। अरे कैसन बा, the entropy of universe tends to become zero, remain constant, be maximum, attain a certain finite minimum value। ठीक है, become zero बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही खतरनाक है, बिल्कुल जीरो। रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट तब हो सकती है जब प्रोसेस कैसी हो, रिवर्सिबल। कैसी, रिवर्सिबल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज बी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज व्हाट, बोला सर पी, मैक्सिमम। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा। चलिए देखो, आप लोगों ने देखा होगा इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल, अगर आपको याद हो तो, चलो कोई नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। इस डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स, राइट, इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस यूनिवर्स is equals to 0 and delta S universe is less than 0। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, या कहने का मतलब किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी बढ़ रही है, किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, तो वो प्रोसेस कैसी है, बोला सर इस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। कैसी है, बोला सर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। अच्छा, डीएस इज, यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो, यानी किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी यूनिवर्स की कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, तो वो कौन सी हो जाएगी, बोला सर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ऐसी कोई प्रोसेस यूनिवर्स के अंदर जो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी के क्या कर रही है, घटा रही है, यानी लुढ़का रही है उसको, वो लुल है, कति लुल, क्या कर रही है, घुड़का रही है। तो लुढ़का रही, तो लुढ़कना नहीं है, तो बोला सर ऐसा क्या है, इम्पॉसिबल। ऐसी प्रोसेस मेरा बच्चा, ऐसी प्रोसेस मेरा बच्चा यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी प्रोसेस होगी ही नहीं जो एंट्रोपी को घटाएगी। ठीक है, अगर कोई एंट्रोपी के दौरान प्रोसेस घट रही है तो वो कभी भी नहीं घटाएगी। गॉट इट, गॉट इट, बोल सर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर चलें, शाबाश, नेक्स्ट पर आओ। देखो इस क्वेश्चन को, खैर इसमें थोड़ा सा झोल है, इसको रहने दो, ये वाला देखते हैं। चलिए पढ़िए, नहीं है ठीक था, चलो देख लेते हैं एक बार, मुझे लगा वैसे वो वाला क्वेश्चन आ गया, चलो कोई नहीं, दोबारा वापस चल लेंगे, हमको क्या दिक्कत आ रही है। चलिए चलिए, हरी आप, अच्छा क्वेश्चन। A reversible heat engine reject 80% of the heat supplied during a cycle of operation
If the engine is reverse and operate as a refrigerator, then its coefficient of performance shall be. क्या कह रहा कि भाई एक रिवर्सिबल इंजन है, रिजेक्ट कितना कर रहा है 80% ऑफ द हीट सप्लाई. इफ द इंजन इज रिवर्स एंड ऑपरेट एज अ रेफ्रिजरेटर, अगर वो करता है तो उसकी आपको सीओपी बतानी है. बता दूं, ठीक है. सबसे पहले तो हम लोग भाई ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज उसने नहीं करा, तो नहीं करा तो भाई यहां से मेरा काम बन जाएगा. ठीक है. अब देखो, हीट इंजन 80% रिजेक्ट कर रहा है सप्लाइड का, 80% रिजेक्ट कर रहा है सप्लाई का, तो मैं कहना चाहूंगा भाई 0.8 Q डिवाइडेड बाय Q. तो Q से Q कट गया, मेरी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इट इज 20%, इसका मतलब 0.20. ओके, खैर मैं लिख के बता दिया तो सिंपल भी आप कर सकते थे. 80% क्या कर रहा है, ठीक है, तो 20%. तो यहां से अगर आप करोगे तो आप लिख सकते हो इट इज 100/20 एंड 100/20 इज इक्वल्स टू व्हाट 5. ठीक है, 5. तो सीओपी हीट पंप की कितनी आ गई 5, लेकिन वो किसकी पूछी है उसने, रेफ्रिजरेटर की. तो कितनी होगी रेफ्रिजरेटर की, तो सर रेफ्रिजरेटर की क्या होती है 1 प्लस में सीओपी ऑफ आर, 1 प्लस में सीओपी ऑफ आर. तो 5 में से 1 गया, मेरा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा प्लस 4. लोग क्या करते हैं, यहां तक ठीक करते हैं, यहां तक ठीक करने के बाद जैसे ही 5 दिखा यहां चेप देते हैं. वो ये ध्यान नहीं देते कि उसने पूछी किसकी है बेटा, वो ये ध्यान नहीं देता उसने पूछी किसकी है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, चलो पीछे वाला एक बार देख लेते हैं. ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एरर था, मैं लेकर आया हूं वो, तो मुझे लगा कि शायद वो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट से आप लोगों को पढ़नी है, आपको बताना इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है. Entropy is related to first law of thermodynamics. Internal energy of an ideal gas is the function of temperature and pressure. Zeroth law of thermodynamics is the basis of the measure temperature measurement. बोला सर बिल्कुल परफेक्ट कह सकता हूं मैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है. यानी पहली गलत है, तीसरी है. तो बोला सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो सर ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा, बोला सर चेन्नई चेन्नई चेन्नई. दूसरे की पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं है, दूसरे की पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि एक सब में है. एंट्रोपी फर्स्ट लॉ ने नहीं, सेकंड लॉ ने डिफाइन किया, तो पहला गलत है, एक एक सब में है, तो सबका था ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेन्नई. राइट, सर बिल्कुल ठीक. चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं. पहले इसको पढ़ लो, फिर इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा, स्पेस चाहिए मुझे. हरी अप. A heat engine working on Carnot cycle receives heat at a rate of 50 kilowatt from a source at 1300 Kelvin. Reject is the sink to 400 Kelvin. The heat rejected is. हीट रिजेक्टेड इज. तो देखो बेटा, आप लोगों ने एक देखा होगा Q1 बाय T1 इज इक्वल्स टू Q2 बाय T2. बोले सर बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है, लेकिन सर इट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. बोला सर इट इज एप्लीकेबल फॉर, आपने बोला था सर इट इज एप्लीकेबल ऑफ रिवर्सिबल ओनली. मैंने बोला हाँ. तो बोला सर यहाँ पर रिवर्सिबल, अरे मेरे बेटा कार्नोट नहीं दे रखा, कार्नोट, तो कार्नोट साइकिल इज आ अपने आप में रिवर्सिबल साइकिल है. तो वैल्यू पुट कर दो, 50/1300 इज इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये कितना आ जाएगा 400. भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये ऊपर आपका गया 4, तो कितना हो गया 200. 200/13, तो निकालो 13 एकम 13.
कितना बचा 7, 13 पंजे 65, ठीक है। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, बोले सर 15.4 किलोवाट, ठीक है। बोले सर याद दिला दिया आपने तो। स्कूल की छुट्टी होती थी और छुट्टी होने से 1 घंटा पहले का जो पहला जो लास्ट का लेक्चर होता था उसमें तो 13 एकम 13, 15 एकम 15, 16 एकम 16 ही चलता था, हैं। चलो ये वाला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। हरियम, शाबाश। इससे पहले वाला भी देख लेंगे, चलो पहले ये देखो। Effect of heat transfer from a high temperature body to a low temperature body are. Effect of heat transfer from a high temperature body to a low temperature body are. Energy is conserved, entropy is not conserved, and availability is not conserved. ये अब सबसे पूछा है। बताइए। तो दैट मीन्स इसमें पूछा है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, बिल्कुल सही है बेटा, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अब ये कह रहा है एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व्ड, ये कहता है एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व्ड, बिल्कुल बेटा बेटा एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व्ड। एंट्रोपी नॉट कंजर्व्ड का मतलब एंट्रोपी आप जनरेट कर सकते हैं, एंट्रोपी आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो एक बार हो गई वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। दैट मींस एंट्रोपी इज डूइंग जस्ट, इसलिए तो तभी तो आप बोल रहे हैं यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो क्या होती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रही है। अब ये कह रहा था अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड, जो अवेलेबिलिटी है वो कंजर्व्ड है या नॉट कंजर्व्ड है, तो अवेलेबिलिटी हम लोग कह देंगे इट इज ऑल्सो आंसर। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए उसका आंसर आपका क्या होगा, इट इज डी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इट इज 1, 2 एंड 3। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए देयर इज 1, 2 एंड 3। गॉट इट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। आपको यहाँ प्रोसेसेस दी हुई हैं 1, 2 और 3, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इरिवर्सिबल है। क्या पूछ रहा है भाई आपसे, आपसे पूछ रहा है इरिवर्सिबल कौन सी है। तो हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा फ्री एक्सपेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ रजिस्टर। तो भाई फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर ऑप्शन इज आगरा। तीनों ही प्रोसेस बेटा मेरी क्या है, दीज आर इरिवर्सिबल। कैसी हैं, तीनों ही मेरी प्रोसेस क्या है, दीज आर इरिवर्सिबल। गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन पीछे रह गया था, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने सेशन को रैप अप करेंगे। चलिए चलिए। A heat reservoir is maintained at 927 degrees Celsius. If the ambient temperature is 20 degrees Celsius, the availability of the heat from the reservoir is। भाई आप लोगों को पता है हीट जो है वही तो आपकी वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है, जो आपकी हीट है वही तो आपके वर्क डन के अंदर कन्वर्ट होती है। बोले सर बिल्कुल। तो वो पूछ रहा है कि आपके पास जो हीट है वो कितनी अवेलेबल में कन्वर्ट हुई, ये आपको बताना है। तो बेटा मैक्सिमम जो कन्वर्जन होता है वो क्या होगा, बोले सर ये मैक्सिमम कन्वर्जन हो सकता है, इससे ज्यादा मैक्सिमम कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिख कर लीजिए 1 माइनस 27 है तो कितना हो जाएगा, 27 है तो कितना हो जाएगा, बोला सर 300, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोला सर 1200। कितना हो जाएगा, बोले सर 1200। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 0 से 0 गया, 1/12
1/4, तो 1/4 आया तो मैं कहना चाहूंगा मेरा कितना आ जाएगा 3/4। तो 3/4 अगर मैं कहूं तो कितना हो जाएगा, बोला सर इट इज 75%। आर यू गेटिंग मी और नॉट, बोला 75। तो सर ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बोला सर इट इज 75% इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट ना, बोला सर हाँ। तो आई होप बेटा यू एंजॉयड द क्लास, आई होप मेरा बच्चा यू एंजॉयड द क्लास। तो सबसे पहले तो मेरा बच्चा मेरा कहना ये कि जो 14 तारीख को दोपहर में 3 बजे जो बिगेस्ट सरप्राइज आ रहा है तो उसको देखना ना भूलें, क्योंकि दिस इज फॉर टेक्निकल बिगनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।